वर्चुअल मेमोरी ये बात करते हैं ना, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है। ठीक है, तो यस सर। ये वो मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ये एग्जिस्ट करती है, ये इस तरह होता है जैसे मैं एक बनाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ओके, अच्छा होता ये है जैसे ये एक आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, जी सर। ये सीपीयू है, ये क्या है, सीपीयू। तो यहाँ पे ये सीयू है और ये एएलयू है। ये ठीक है। सीपीयू कनेक्ट होता है बेसिकली कैशे मेमोरी के साथ। सही ठीक, है सर। और ये कनेक्ट होता है रैम। ठीक है, रैम की एक पर्टिकुलर स्पेस ओएस ले लेता है। अच्छा, रैम कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क के साथ। ठीक है सर। ये आपकी हार्ड डिस्क होती है। तो यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस आप डेटा फीड करते हैं, बेसिकली ये रैम में जाके स्टोर होता है। ठीक है सर। तो रैम में क्यों स्टोर होता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई एप्लीकेशन ओपन की होती है। ठीक है, ठीक और है सर। तो ये क्या होता है, रैम फिर क्या होता है सर? रैम फेल हो जाती है। रैम फेल हो जाती है। ठीक है सर। नहीं, फेल हो जाती है, फेल मतलब कि आप जितनी फेल फेल। हाँ जितनी एप्लीकेशन ओपन करते जाएंगे ना, रैम में स्पेस कवर अप होती जाएगी। ठीक है सर। अब होता है कि रैम जो है ना, जितनी मर्जी लगा लो ये इनसफिशिएंट रहती है। ठीक है सर। अच्छा, अब होता क्या है कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेक श्योर करता है कि यूजर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो उसको स्पेस देनी है। ठीक है सर। अब वो ये रैम तो फिजिकल इसको तो इमीडिएटली तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी जब 4 GB है तो 8 GB इंक्रीज आपको कहीं जाना पड़ेगा, परचेज करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है सर। और आपको फॉर उसी वक्त चाहिए, मतलब सोल्यूशन उसी वक्त चाहिए। तो सही है ओएस सर। करता है कि ऑपरेट ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, इसकी स्पेस एज ए रैम यूज करता है। फर्ज करो उसके 2 GB यहाँ पे लगा दें, तो वो स्पेस जो हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करती है बट यूज एज ए रैम। ठीक है, यूज एज ए रैम। रैम। तो इस रैम को हम कहते हैं वर्चुअल ठीक है रैम। सर। ठीक है, तो वर्चुअल रैम, अब ये रैम है लेकिन फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, लॉजिकल एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली, जो पेजेस, एक तो ये करता है कि आपकी जो फाइल है ना उसको पेजेस में डिवाइड कर देता है। पेजेस में सर? हाँ, पेजेस में पूरी, जी। क्योंकि फाइल बहुत बड़ी होती है ना, जैसे 100 MB की फाइल है, 200 MB की फाइल है, उसके डिफरेंट पेजेस बना देगा। ठीक है सर। तो जो एक्टिव पेज होगा उसको रैम के अंदर रखेगा, ठीक है सर। क्योंकि रैम में रखने का रीजन ये है कि प्रोसेसर जो है ना वो रैम से डील कर रहा होता है ना, वो यहाँ से ठीक। एक्सेस करता ठीक है सर। है। तो उसके बाद जो इनएक्टिव पेजेस होते हैं वो बेसिकली वर्चुअल रैम के अंदर रखेगा। तो ठीक है सर। इसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है सर। मेमोरी मैनेजमेंट काइंड ऑफ। तो ये अभी देखते हैं इसमें वर्चुअल मशीन में क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, यहाँ से जरा पढ़ो उसको, गो थ्रू सही है। virtual machine, an emulation of an existing computer system, a computer OS running within another computer OS. Emulation, the use of app device to imitate the behavior of another program device. For example, running an OS on a computer which is not normally compatible. Host OS, an OS that control the physical hardware. Guest OS, an OS running on a virtual machine.
hypervisor, virtual machine software that creates and runs virtual machine. It is important that virtual memory and virtual machine are not confused with each other. They are different concepts. This section explains what virtual machine are and outlines some of the benefits and limitations. Suppose you are using a PC running in a Windows 10 environment and you have downloaded some software and that will only run on an Apple computer. It is possible to emulate the running of the Apple software on the Windows PC's hardware. This is known as the virtual machine. The emulation will allow the Apple software to use all the hardware on the host PC. Effectively, a virtual machine runs the existing OS called the host operation system and oversees the virtual hardware using a guest operating system. In our example above, the host OS is Windows 10 and the guest OS is Apple. The emulation engine is referred to as hypervisor. This handles the virtual hardware, CPU, memory, HDD, and other devices and map them to physical hardware on the host computer. First, virtual installed in the host computer when starting on a virtual machine. The chosen guest operation system will run the emulation in a window on the host operation system. The emulation will run as an app of the on the host computer. The guest OS no uh, has no awareness that is on a alien machine. It believes it is running on the compatible system. It is actually possible to run more than one guest OS on a computer. This section summarizes the features of host and guest operation system as well as the benefits and limitations of virtual machine. सही लिख लूं ऊपर वाले वो पॉइंट जो है हाँ लिख लो, वो सारा लिख लूं या फिर कहाँ पे ये ये लिखूं वाले चार पहले कीटम लिख लो। ठीक है virtual machines
सर हो गया। ठीक है। सर आगे नीचे वाला भी लिख लूं? हाँ, ये नीचे वाला भी लिख लो ना। सारा? नहीं, पॉइंट लिख लो, पॉइंट। पॉइंट कौन सा सर? समराइज कर लो। ओके ओके सही है। It is important that virtual memory and virtual machine are not confused with each other. They are different. मैं 2 मिनट में आ रहा है। ठीक है सर।
मम्मा मैं आपका मेकअप करूंगी इसलिए आपने भी मेकअप नहीं करना मेकअप किधर है यार हाँ भाई लिख लिया। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये है फीचर ऑफ वर्चुअल मशीन ना। तो इसमें एक होता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है सर। इसमें लिखा हुआ है दिस इज द ऑपरेटिंग रनिंग इन ए वर्चुअल मशीन। वो ऑपरेटिंग जो वर्चुअल मशीन रन होता है उसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है सर। इट कंट्रोल द वर्चुअल हार्डवेयर ड्यूरिंग द एमोलेशन ठीक है। दिस ठीक है सर। being emulated within another OS, the host OS। अच्छा ये एक और OS के अंदर चला जाता है जो कि होस्ट होता है। The guest OS is running under the control of the host OS software। ठीक है। ठीक है सर। फिर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दिस इज द OS that is controlling the actual physical hardware। यानी ये वो जो इंस्टॉल होता है जो मशीन में इंस्टॉल होता है उसको हम कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग। इट इज द नॉर्मल OS फॉर द होस्ट और फिजिकल कंप्यूटर। द OS runs और monitor the virtual machine software। अच्छा अब ये पिक्चर दी हुई है फिजिकल हार्डवेयर ऑन द होस्ट कंप्यूटर यानी एक्चुअल कंप्यूटर ठीक है। उसके ऊपर ये होस्ट ऑपरेटिंग इंस्टॉल होता है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। ठीक अब है सर। ये एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन इसका मतलब यानी कोई या तो इंटरनेट चल रहा है या वर्ड चल रहा है या एक्सेस चल रहा है या कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है। इन सबको बेसिकली मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है। अब ये वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली मैनेज कर रहा है कि किस एप्लीकेशन को कब कितनी मेमोरी चाहिए कब टाइम देना है। तो इनको बेसिकली गैस ऑपरेटिंग सिस्टम 1 कर्नेल 1 गैस ऑपरेटिंग कर्नेल 2 ठीक है सर। वर्चुअल मशीन को डील कर रही है। ठीक है। यहाँ पे इनका एक वर्चुअल एरिया प्रोवाइड किया लिखा है दिस क्रिएट द वर्चुअल मशीन इनसाइड द होस्ट कंप्यूटर। इट अलाउ द हार्डवेयर एमुलेशन इंश्योरिंग दैट ईच ऑफ द वर्चुअल मशीन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर while running on the host computer। अच्छा बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं ये आपस में मिक्स ना हो जाए तो इसलिए इनको हर एक को अलग अलग सेपरेटली डील किया जाता है। इनको आपस में सेपरेट रखा जाता है। ठीक है सर। तो हाँ ये डायग्राम बना लो पहले फटाफट। ये वाली सर। आइए वाली। ओके सर, बना रहा हूँ, एक सेकंड। अभी का आइडिया था लेकिन तो मैंने काम ही नहीं था मैं तो ये बैठ में ऐसे जस्ट अब वो ऐसा नहीं प्रॉब्लम है
जी अभी हो गया। सर, बस हो गया। एक सेकंड। ठीक है सर। ओके, अच्छा वो तुमने वीडियोस देख ली? सर सारी मेरे ख्याल से एक रहेगी है सर, ऊपर वाली को एक रहेगी है, ऊपर से जो है। वो उसकी थी ना, के मैप सर की। मैं, जी बस वो नहीं नहीं सर, जो लेटेस्ट भेजी है वो देख ली, जो पिछले हफ्ते भेजी थी वो एक रहती है। ठीक है, वो देख लो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। वो आगे सर वो मैं देख लूँ, बस वीकेंड पे मैं देख लेता हूँ। बेसिकली बेनिफिट दिए में, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। बेनिफिट क्या है? The guest OS hosted on a virtual machine can be used without impacting any other outside the virtual machine. ठीक है सर। ये दूसरी वर्चुअल मशीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एनी अदर वर्चुअल मशीन एंड होस्ट कंप्यूटर आर प्रोटेक्टेड बाय द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर। तो ठीक है सर। सॉफ्टवेयर होता है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक दूसरे से। तो ठीक यानी है सर। सॉफ्टवेयर आपस में मिक्स नहीं होते, हर एक की अपनी अपनी स्पेस होती है। ठीक है It's सर। possible to run apps which are not compatible with the host computer or OS by using a guest OS which is compatible with that. अच्छा, समटाइम होता है कि हम किसी ऐप को चला रहे हैं लेकिन जो मेन हार्ड जो आपका होस्ट ओएस है ना उसको रन नहीं कर पाता है, ठीक है सर। लेकिन गेस्ट ओएस के थ्रू हम उस ऐप को रन कर सकते हैं। ठीक है सर। वर्चुअल मशीन आर यूजफुल इफ यू हैव ओल्ड और लेगेसी सॉफ्टवेयर which is not compatible with a new computer system or hardware। ठीक है ना? अगर कोई ओल्ड सॉफ्टवेयर है उसके
कह रहा है वर्चुअल मशीन आर यूजफुल इफ यू हैव एन ओल्ड और लेगेसी सॉफ्टवेयर व्हिच इज नॉट कंपैटिबल विद द न्यू कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर। तो ये वहां पे भी यूजफुल है, ओल्ड सॉफ्टवेयर को भी हैंडल कर लेगा। इट इज पॉसिबल टू एमुलेट द ओल्ड सॉफ्टवेयर ऑन द न्यू सिस्टम। इट इज पॉसिबल टू एमुलेट द ओल्ड सॉफ्टवेयर इन द न्यू सिस्टम सिस्टम बाय रनिंग। yes as a virtual machine। ठीक है। ठीक है सर। example, the software controlling a nuclear power station would be transferred to new hardware in a control room. The old software would run on an emulation on the new hardware, justify the cost, complexity से। ठीक है। फिर कह रहा virtual machine are useful for testing a new OS or new app since they will not crash host computer if something goes wrong। तो अच्छा, अगर कुछ wrong भी हो जाता तो जो आपका host OS है ना वो क्रैश नहीं करेगा। कैश ठीक है सर। क्रैश कर जाता कोई इशू नहीं है, वो और क्रिएट हो जाता है। द होस्ट कंप्यूटर इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर। तो जो वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर जो है ना वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है होस्ट कंप्यूटर को। ठीक है सर। लिमिटेशन। हाँ, कह रहा है यू डू नॉट गेट द सेम परफॉर्मेंस रनिंग ऑन अ गैस ओएस एज यू डू व्हेन रनिंग द ओरिजिनल सिस्टम। यानी वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी जो होस्ट ओएस पे मिल सकती है। ठीक है सर। In-house virtual machine can be quite expensive for a large company, so they can also be complex to manage and maintain। तो ये जरा ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, अब आगे ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, ये यानी आपको मैंने बताया था कि कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। सर ठीक है सर। तो कंपाइलर जो है बेसिकली ये देखो, जैसे यहाँ पे सोर्स कोड यानी जो आपने प्रोग्राम राइट किया है वो सोर्स कोड होता है। कंपाइलर उसको यानी कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यानी दो फाइलें क्रिएट करेगा, एक एरर मैसेज की फाइल क्रिएट करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है। ठीक है सर। तो एरर मैसेज यानी और लिखा, इसका मतलब एरर मैसेज की फाइल क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एरर्स है। तो जब तक वो एरर मूव नहीं हो जाते जब तक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं हो। नहीं करेगा। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इट इज इंटरप्रेटिंग, अ कंपाइलर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इट इज कंपाइलिंग। तो कह रहा है कि ठीक है सर। इंटरप्रेटर जो है ना, जिस वक्त वो क्या कहते हैं इंटरप्रेट कर रहा होता है उसी वक्त एग्जीक्यूट कर देता है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। ठीक है सर। और कंपाइलर जब कंपाइल कर रहा होता है उस वक्त कोई वो एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक वो एरर फ्री प्रोग्राम उसको मिल नहीं जाता यस execute। सर। So with the compiler, the program source code is input, and either the object code program or error message are output. The object code produced can then be executed without needing recompilation। ठीक है सर। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका when an interpreter the program source code is similarly input, so there may also be other input that the program require or to correct error in the source program। अब जैसे सोर्स कोड आया इंटरप्रेटर के पास, तो एक तो ये उसी वक्त एरर करेक्शन की फाइल क्रिएट कर देगा, यानी एरर करेक्ट करेगा। फिर ठीक है प्रोग्राम सर। इनपुट कुछ और इनपुट भी इसको चाहिए होते हैं, उसकी बेस पे ये एक एरर मैसेज की फाइल क्रिएट करेगा और एक प्रोग्राम आउटपुट की फाइल क्रिएट करेगा। देगा। ठीक है सर। तो अब कह रहे हैं द एरर मैसेज फ्रॉम द इंटरप्रेटर आर आउटपुट एज वेल एज एनी आउटपुट produced by the program being interpreted। So as there is no object code produced from the interpretation process, the interpreter will need to be used every time the program is executed। every जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना इंटरप्रेटर यूज होगा। ये लिखना है वाला। एक सेकेंड, पहले ये देख लेते हैं एक बार। सही है सर। अच्छा, फिर कह रहा है बोथ अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर विल कंस्ट्रक्ट अ सिंबल टेबल। अच्छा, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो एक टेबल क्रिएट करेगा जिसका नाम है सिंबल टेबल। ठीक है सर। An interpreter will also allocate space in memory to store any constant variable and other data item used by the program। This interpreter checks each statement individually and report any error which can be corrected before the statement is executed। ठीक है सर। Each statement is executed, control is returned to the interpreter, so the next statement can be checked before execution। तो execution से पहले कंट्रोल जो इंटरप्रेटर को चला जाता है, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देख रहा होता है और ये लाइन बाय लाइन हर इंस्ट्रक्शन को देखता है और अगर कोई एरर है तो एरर जनरेट करेगा। ठीक है सर। उसके बाद ये स्टेजेस इन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम है, एक तो है लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा है सिंटैक्स एनालिसिस, तीसरा है कोड जनरेशन और आखिर में ऑप्टिमाइजेशन। यानी ये चार चीजें होंगी जब भी क्या नाम है कंपाइलेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। ठीक है सर। अच्छा, ये जरा गो थ्रू कर लो यहाँ से, लेकिन ये लिख लूँ या फिर पढ़ लूँ? अरे पढ़ लो। ठीक है। the process of struggling the process of struggling the process of translating a source program writing in a high level language
to a object program is machine in a machine code can be divided into 4 stages: lexical analysis, syntax analysis, code generation, and optimization. Lexical analysis is the first stage in the process of a completion. All unnecessary characters not required by the compiler, such as white space and comments, are removed. The example below shows a small program both before and after necessary characters have been removed. ठीक है सर? ठीक है। अच्छा सोर्स हाँ, इसमें क्या हो रहा है, ये सोर्स प्रोग्राम है। अच्छा ये लिखा है माय एडिशन प्रोग्राम वर्जन 2, ये कमेंट की लाइन होती है। ठीक है सर। आपने एक सोर्स प्रोग्राम लिखा किसी लैंग्वेज के अंदर, पहले आपने ठीक है। तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, टाइप इंटीजर है। ठीक है आउटपुट सर। ये प्रॉम्प्ट मैसेज है, यानी ये प्लीज एंटर टू नंबर टू ऐड टुगेदर। फिर आपने इसको इनपुट कराया, ये प्रोसेस हुआ और ये आउटपुट आएगा। ठीक है सर। Relaxing is the first stage in the process of compilation. All unnecessary character not required by the compiler such as white space and comment. इसमें अब जैसे ये स्पेस आ रही है, ठीक है, दो इनके दरमियान जो स्पेस आ रही है या ये कमेंट वाली लाइन है, इनको रिमूव कर देगा। जब आप सोर्स प्रोग्राम राइट करते हैं ना, आपने अगर कोई भी कमेंट लिखे हैं या वाइट स्पेस दी, उन सबको रिमूव कर देगा। ठीक है सर। जैसे देखो ना, सोर्स प्रोग्राम आफ्टर अननेसेसरी कैरेक्टर हैव बीन रिमूव, क्या क्या रिमूव कर दिया। एक तो इसने पहली लाइन रिमूव कर दी, ये वाली डिक्लेयर एक्स वाई कामा जेड कॉलन, ठीक है, ये वही है। आउटपुट वाली लाइन भी वही है, ठीक है। इनपुट एक्स कामा वाई, सिर्फ जो है ना इसने ये पहली लाइन जो कि कमेंट वाली थी, ये रिमूव कर दी। सही है सर। कह रहे बिफोर ट्रांसलेशन द सोर्स प्रोग्राम नीड टू बी कन्वर्टेड टू टोकन्स, यानी वोकल टोकन टोकन। टोकन, ठीक है। हर ये देखो ना, जितने भी कीवर्ड यूज होंगे, जितने भी वेरिएबल यूज होंगे, इन सबको एक टोकन असाइन होगा। ठीक है सर। टोकन की बेस पे सारी वर्किंग होती है। अभी कह रहे हैं बिफोर ट्रांसलेशन the source program need to be converted to tokens. This process is called tokenization. In order to tokenize the program, the compiler will use a keyword table that contain all the tokens for the reserved word and symbol used in the programming language. So in the ठीक है example below, all the tokens are represented as 2 hexadecimal numbers. ठीक है। A keyword table is where all the reserved word and symbol that can be used in the programming language are stored. The सही है सर। fixed symbol table can also be used for the symbol stored. Every program being compiled uses the same keyword table. For example, part of a keyword table could be as follows. अब जैसे इक्वल का साइन है, इसको टोकन दे दिया 01, प्लस का साइन यूज हो रहा है, इसको 02 कर दिया। अच्छा ये सीक्वेंस, ये क्या करता है, इस पूरे को ना, इन सबको सीक्वेंस में पढ़ता जाएगा और एक एक टोकन असाइन करता जाएगा। जैसे अगर कहीं इक्वल यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे इक्वल यूज हो रहा है, इक्वल को उसने 01, उसके बाद प्लस का साइन हो रहा है, उसको इक्वल, उसको 2 कॉलन, कॉलन यूज हो रहा है, ठीक है, कॉलन को उसने कहा 3 है, कॉमा को उसने 4 कर दिया, डिक्लेयर को उसने 31, कर दिया। 32, इनपुट को 33, आउटपुट को 34। यानी ये बेसिकली जितने भी कीवर्ड्स होंगे या सिंबल्स होंगे, उनको एक टोकन नंबर असाइन कर देगा। ठीक है सर। तो क्या है, ड्यूरिंग द लॉजिकल एनालिसिस द वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड अदर आइडेंटिफायर यूज्ड इन अ प्रोग्राम आर आल्सो एडेड टू अ सिंबल टेबल, so produced during compilation specifically for that program. For example, ठीक है। part of a symbol table for the program above could be as follows. अब जैसे उसमें एक सिंबल x यूज हो रहा है, उसकी वैल्यू 81 कर दी, और ये इसकी ठीक है। टाइप क्या है, ये वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। सही अच्छा है सर। अब इस पे दूसरा सिंबल y यूज हो रहा है, इसकी वैल्यू 82 है, यानी इसका टोकन 82 है, टाइप वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है। फिर z आपका यूज हो रहा है, यहाँ पे z भी यूज हो रहा है, ठीक है, ये तीनों, तो इसको इसने असाइन कर दिया 83, ये वेरिएबल है, टाइप इंटीजर है। अच्छा फिर ये जो लिखा है प्लीज इंटर टू नंबर टू ऐड टुगेदर, ये 84 है, और बेसिकली ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये पूरे इसको एज इसने कांस्टेंट ले लिया। अच्छा फिर ये इंटीजर है, डेटा टाइप, आंसर इज, आंसर इज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी, इसको भी एक टोकन असाइन कर दिया, 85 है, ये भी कांस्टेंट और इसकी डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। तो अब क्या करें, the output from the lexical analysis is a tokenized list stored in main memory. So here is the output for the first 4 line of the program. अब देखो ना, ये सीक्वेंस से पहले इसने ये वाले क्रिएट किए ना, यहाँ से क्रिएट करो, ये यहाँ से 31, 32, 33, 34, ये इनको सीक्वेंस से राइट कर दिया इसने। 31 किसको किया, क्योंकि पहले इसमें आ रहा है डिक्लेयर, पहला वर्ड क्या आ रहा है, डिक्लेयर। तो डिक्लेयर का कोड क्या है, 31।
तो इसने देखो पहले 31 लिखा है। ठीक है सर। फिर देखो डिक्लेयर के बाद क्या आ रहा है, एक्स। अच्छा देखो एक्स को क्या असाइन किया, एक्स को 81 असाइन किया, देखो उसके बाद 81 आ गया। ठीक है सर। आप देखोगे यानी ट्रांसलेटर काम कैसे करता है कि उसने हर स्टेप्स को एक नंबर दे दिया, एक टोकन दे दिया। ठीक है सर। अच्छा फिर देखो 04 आ रहा है, 04 किसका टोकन है, कॉमा का, क्योंकि इसमें कॉमा है। ये देखो कॉमा आ रहा है, ये कॉमा आ गया। वाई का क्या, 82, वाई का 82 है, देखो उसके बाद 82 आ रहा है। फिर सही है। 04 आ रहा है, कॉमा का 04 है। फिर 83 जेड का आ रहा है। फिर यस। 03 आ रहा है, 03 किसका है, कॉलन का, मेरे ख्याल। हाँ ये कॉलन का। कॉलन, कॉलन का टोकन नंबर 03, देखो 03 आ गया। यानी जिस सीक्वेंस ये प्रोग्राम चल रहा है ना, उसको ह, हर एक को उसने एक टोकन नंबर दे दिया, अब उसी सीक्वेंस को टोकन असाइन कर रहा है, सीक्वेंस सेट कर ठीक। रहा है। अच्छा उसके बाद है, क्या नाम है, किधर गया, हाँ उसके बाद 83, 83 किसका है, जेड का, देखो 83 आ गया। 03 कॉमा आ गया। 34 किसका है, 34 आउटपुट का, यहाँ पे आउटपुट लिखा आ रहा है, देखो आउटपुट आ रहा है, तो पूरा 34 दे दिया। तो ये 34, यानी पूरा, ये पूरा सोर्स कोड देखो, ये पूरा सोर्स कोड उसने पूरे हर एक को एक नंबर असाइन करके ये उसका सीक्वेंस सेट कर दिया। तो ये टोकनाइजेशन जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस का पार्ट, ठीक है सर। तो उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस, अब कह रहा है सिंटैक्स एनालिसिस इज द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। इन दिस स्टेज आउटपुट फ्रॉम द लेक्सिकल एनालिसिस इज चेक फॉर ग्रामेटिकल सिंटैक्स एरर। यहाँ पे सिंटैक्स एरर चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस सो फ्रॉम स्टेटमेंट x z plus x plus y बाय। would produce this tokenized list। z की वैल्यू 83 है, प्लस की 02 है, x की 81 है, फिर प्लस की 02, फिर y की 82। ठीक अब है सर। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इक्वल टू, अगर एरर आ रहा है तो उसका टोकन होगा 01 एक्सपेक्टेड। ठीक है सर, 01, अगर आता है उसका टोकन होगा 01 एक्सपेक्टेड। हाँ मतलब अभी ये देखो, अगर एज शोन अबव द कंप्लीट टोकनाइज्ड लिस्ट इज चेक्ड फॉर एरर यूजिंग ग्रामेटिकल रूल्स ठीक फॉर है द सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड पार्सिंग, इसको हम कहते हैं पार्सिंग। ठीक है सर। Whole program goes through this process. Even if errors are found, the rules for parsing can be set out in back nor form. अभी आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे BNF। ठीक है सर। So if any error are found, each statement and the associated error are output. But in the next stage of compilation, code generation will not be attempted. The ठीक। compilation process will finish after this stage if the tokenized code is error-free. So it will be passed to the next stage of compilation, generating the object code. जब तक ये सारे error free नहीं हो जाएगा, कोड जनरेशन नहीं होगा। ठीक है सर। तभी जनरेट होगा जब ये error free होगा। अब ये लिखा हुआ है the code generation stage produce an object program to perform the task defined in the source code। सही है सर। इसको जरा गो थ्रू करो, यहाँ से लेकर आप। The code generation stage produces an object program to perform the task defined in the source code. The program must be syntactically correct for an object to program to be produced. The object program is a machine readable form like binary. It is no longer it is no longer in a form that is designed to be read by human. The object program is either in machine code, can be executed by the later option by the CPU, or in immediate form that is converted to machine code. Then the program is loaded. The later option allows greater flexibility. For example, immediate code can support the use of relocatable code, so that the program can be stored anywhere in the main memory. The addition of library routines to the code at this stage to minimize the size of the stored object program. The linking of several programs to run together. ठीक है, और जब कोड जनरेट हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा द यूज ऑफ रीलोकेटेबल कोड, तो द प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेन मेमोरी। ठीक है, the addition of library routine to the code at the stage to minimize the size of the stored object program, the linking of several programs to run together। उसके बाद optimization। optimization का मतलब है कि the optimization stage support the creation of an efficient object program। यानी अगर कोई unnecessary lines हैं, unnecessary कोई repeat हो रही, उनको remove कर दिया जाएगा, यानी इस number of instruction को कम से कम कर दिया जाएगा। optimized program should perform the task using the minimum amount of resource। These include time, storage space, memory, and CPU।
So some optimization can take place after the syntax analysis or as part of the code generation. A simple example of code generation is as shown here. अब जैसे ओरिजिनल कोड दिया हुआ है यहाँ पे w इक्वल x प्लस वाई, इसका ऑब्जेक्ट कोड ये जनरेट हुआ, ठीक है ना, ठीक और है सर। कोड x प्लस वाई प्लस ये आपका सोर्स कोड है, इसका ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हुआ, ठीक है। इसी को जब ऑप्टिमाइज करेंगे ना, तो पहले कितनी लाइन है, 3 4 5 6 7, जब हमने ऑप्टिमाइज किया तो ये सिर्फ 5 लाइनें रहेगी, 2 लाइनें आपने इसमें से रिमूव कर दी। कर दी, सही है सर। अब मैंने कहा the addition x plus y is only performed once and the second addition can make use of the value w stored in the accumulator. This optimization can only work if the two lines of the code are together and in this order in the program. The task of code optimization is one of the most challenging stages of compilation. Not every compiler is able to optimize the object code produced for every source program. सर ठीक है इतना? हाँ, इतना ठीक है। ठीक है सर। मुझे एक वो कर देगा, मुझे क्वेश्चन भेज देगा सर कुछ। क्वेश्चन अभी नहीं, पहले मैं चैप्टर पूरा कर लूँ फिर करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन सर। मैं कुछ भेज दूंगा। ओके ओके। ओके।